नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे 31 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की। यहाँ पर भी सीखने को बहुत कुछ होगा, बशर्ते आप रिवाइज करते आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो जितने सेशंस पहले हो चुके हैं आप उनको देख कर आइए, रिवीजन करते हुए आइए। आपको इतना विश्वास अपने आप पर होना चाहिए कि जो मैंने चीज़ें देख ली हैं, जो पढ़ लिया है, वो सब मुझे याद है। उसी से ही इन नए सेशंस का महत्व है। अदरवाइज तो आप कितना भी नए सेशंस देखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू विल फाइंड अ वे। यदि कोई चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है तो सबसे पहली चीज़ तो, अगर कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसमें अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो चाहे कितना ही मुश्किलें आए, आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कह रहा है कि यदि महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर आप बहाना निकालना शुरू करते हैं। मीन्स अगर कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो इंटरेस्टिंग भी नहीं है। अगर किसी चीज़ में रुचि नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली मानिए कि आप बहाने निकालेंगे, उस राह पर कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना, किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण मानना अपने लिए, और उसको अपने जीवन से लिंक करके देखना कि हाँ, ये जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, तो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। आशीष क्लासेस ऐप की जानकारी दे देता हूं उन बच्चों को जो नए जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ये ऐप एक ऐसी ऐप है जहां पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जल्द ही, जैसा कि मैंने कहा था, जैसे समय मिल जाएगा तो मैं यहां पे फ्री वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करके रखें, बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके लिए। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज हैं, इस प्रकार से दिखेंगे आपको, तो इनको आप विजिट करें, एक बार ज़रूर से देखें। एक ई बुक अवेलेबल करवाई गई है, इसको ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के एडिटोरियल का टाइटल है अ लॉन्ग रोड। ये नई शिक्षा नीति के बारे में आर्टिकल है, और इसमें देखिए अ लॉन्ग रोड का मतलब हो गया लंबी सड़क। अब सड़क का मतलब यहाँ पे रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कैसे, वो सब कुछ समझ में आपको आएगा जब एडिटोरियल को हम पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ वर्ड्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, बहुत ही कम वोकैबुलरी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। और एक बात और आप यहाँ पे जानेंगे कि कैसे आप अपने शब्दों में किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस फर्स्ट स्लाइड पर कि कैसे आप इन सेंटेंसेस को अपने शब्दों में और किसी तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर ये आर्ट आपने सीख ली तो यकीन मानिए कि आपको जो समराइज करना होता है, प्रेसी लिखना होता है, वो सब कुछ आपको आ जाएगा। तो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये हो गया आपका सब्जेक्ट, अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है HRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात कर रहा है। तो ये शिक्षा नीति जो है किसके द्वारा घोषित है? ये HRD ने घोषित की है। अब ये सेट्स है, ये इसका सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। तो इसने अपने लिए टारगेट सेट कर लिए हैं। इटसेल्फ किसके लिए आ रहा है? इसी के लिए। जब कोई काम स्वयं करता, अपने ऊपर ही करता है, तो उसके लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान होती है, उसमें सेल्फ या सेल्ज का प्रयोग किया जाता है। तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 वाली, जो कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो अपने लिए मतलब अनाउंस की गई है, उसने अपने लिए यहाँ पे टारगेट सेट किया है। क्या? ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब चेंजिंग, बदलना। तो सिस्टम को बदलने का टारगेट किसके लिए? टू मीट का मतलब है पूरा करना, फुलफिल करना। क्या? द नीड्स, आवश्यकता। आवश्यकता किसकी? आवश्यकता 21st सेंचुरी इंडिया, 21वीं सदी के भारत की। समझ गए? यहां द नीड्स कैसे आ गया? क्योंकि नीड्स के बारे में बता रखा है, नीड्स कौन सी है? 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता है, तो नीड्स यहां पे डेफिनेट हो गया, इस कारण से द आ गया। टू मीट का मतलब मिलना भी होता है, लेकिन जब आवश्यकताओं के लिए मीट लगाते हैं तो उसके लिए आप करते हैं फुलफिल करना, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म शब्द है, इसका मतलब चेंज होता है, ठीक है, म्यूटेट करना होता है, या फिर आप इसके लिए ऑल्टर कर सकते हैं, ALTER। तो ये सब बदलने के अर्थ में आएंगे। तो यहां तक हमने क्या बात की है? यहां तक बात की है कि नई शिक्षा नीति 2020, जिसकी घोषणा किसने की है? HRD मिनिस्ट्री ने की है। इसने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि भाई ये सिस्टम बदलना चाहता है, किसके लिए? उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो आवश्यकताएं 21वीं सदी के भारत की है। आगे देखो, इन अ फेडरल सिस्टम, एक संघवाद वाले सिस्टम में। फेडरल का मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे सत्ता, ठीक है, किसके हाथ में है? केंद्र सरकार, लेकिन फिर उसका विकेंद्रीकरण भी है, अलग अलग क्षेत्र हिसाब से, राज्यों के हिसाब से अलग अलग सरकारें भी हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के सिस्टम को संघवाद कहा जाता है, जैसे सेंटर भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो कह रहा है ये फेडरल सिस्टम है। एनी एजुकेशनल रिफॉर्म, तो किसी भी फेडरल सिस्टम में
कोई भी एजुकेशनल रिफॉर्म आता है, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार, कोई भी शैक्षणिक सुधार। अब ये एजुकेशनल जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि रिफॉर्म तो नाउन है और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो कोई भी शैक्षणिक सुधार जो है कैन बी इंप्लीमेंटेड, उसको लागू किया जा सकता है। पैसिव वॉइस हो गया है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। ओनली विद सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स, कैसे कर सकते हैं, केवल राज्यों के सपोर्ट से, राज्यों का सहारा चाहिए, राज्यों का समर्थन चाहिए, तभी ये लागू कर सकते हैं। एंड द सेंटर हैज द जाइंट टास्क, जाइंट का मतलब है बहुत ही बड़ा, ह्यूज, ठीक है, ह्यूज कह सकते हो, जाइगेंटिक कह सकते हो, ठीक है, जाइगेंटिक। एक मिनट, इसके अलावा आप इसको इनॉमस कह सकते हो, कोलोसस कह सकते हो, है ना, विशाल के लिए मतलब मान लीजिए। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई केंद्र सरकार का बहुत बड़ा काम है। जाइंट टास्क का टास्क मतलब काम होता है, किस चीज का काम है, तो ऑफ लगाया। बिल्डिंग प्रपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया। बिल्डिंग का मतलब बनाना, क्या, अ कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस क्या होता है, अग्रीमेंट, सहमति, आम सहमति। किसको लेकर, मैनी एम्बिशियस प्लान्स, मैनी मतलब अनेक, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, प्लान्स का मतलब योजनाएं। तो अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं उन पर सहमति बनाने के लिए, मतलब राज्य सरकारों को सहमत करने का बहुत बड़ा काम केंद्र सरकार का फिलहाल उसके हाथ में है। मतलब इसको एक चुनौती है केंद्र सरकार के सामने कि इसे सभी राज्यों को राजी करना है इस बात के लिए, समझ गए। तो कह रहा है एक फेडरल सिस्टम में जहां कोई भी शैक्षणिक सुधार है उसको आप तभी लागू कर सकते हो जब राज्य सरकारों का सपोर्ट मिले। और केंद्र सरकार का जो है बहुत बड़ा काम है किस बात का, अग्रीमेंट बनाने का, सहमत करने का राज्यों को, किस बात को लेकर, अनेकों जो इसकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन पर सहमति बनाने के लिए। कॉन्सेंसस के सिनोनिम्स देख सकते हैं, अग्रीमेंट है, हार्मनी है, कॉन्कॉर्ड है, कंकरेंस है, ये सारे के सारे सहमति के सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हैं आप। अब मैं अगर इसको और किसी शब्दों में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना बताऊं इसको कैसे लिखा जा सकता है। क्या दे रखा है, पहले आप पढ़ लीजिए एक सेंटेंस को और उसको आप अपने दिमाग में रखें कि इस सेंटेंस को मुझे ट्रांसलेट करना है, इस सेंटेंस को मुझे अपने शब्दों में लिखना है। सेंटेंस है कि नई शिक्षा नीति है, किसके द्वारा अनाउंस्ड है, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसने अपने लिए गोल सेट किया है। कैसा गोल है कि भारत की जो 21वीं सदी का भारत है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिस्टम को बदलना है, ये यहां पे कहना चाहता है। अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो इसके लिए, तो इसके लिए मैं यूं कह सकता हूं कि भी जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, द एनईपी 2020, ये तो सब्जेक्ट है। अब मैं इसके लिए कह सकता हूं कि ये अनाउंस किसने किया है, विच हैज बीन अनाउंस्ड, विच हैज बीन अनाउंस्ड, which has been announced by the HRD ministry। ये तो आपका हो गया है सब्जेक्ट, ठीक है भाई। एनईपी 2020 जो है ये तो आपका सब्जेक्ट है, इसकी विशेषता बता दी आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। यहां तक समझ में आ गया आपको कि एनईपी 2020 है जिसका घोषणा किसने करी है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने की है। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई इसने एक गोल सेट किया है, तो इसका आगे कह सकते हो हैज सेट अ गोल, हैज सेट अ गोल, लक्ष्य सेट किया है। लक्ष्य किस चीज का है, और बदलने का, बदलना क्या, बदलने को चेंजिंग, क्या बदलना है, सिस्टम, चेंजिंग द सिस्टम। किसके लिए बदलना है, तो जो भी उद्देश्य आप लेके चलते हो तो इंफिनिटिव लगता है। टू क्या, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। बात समझ में आ गई, बातें वही हैं, बस थोड़ा सा अलग कर दिया, कोशिश करी लिखने की, लिखा जाता है आराम से, ठीक है। समझिए इस चीज को भाई। एनईपी 2020 है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, ये तो आपका हुआ सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब हमने लगाई ये वाली, हैज सेट ए गोल। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला फंक्शन होता है, थोड़ा सा इसको आप आगे डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। तो डिस्क्राइब कर दिया आपने विच लगा के, विच हैज बीन अनाउंस्ड, चूंकि पैसिव वॉइस था मैंने हैज बीन कर दिया। फिर यहां पे लक्ष्य किस चीज का है, तो का के लिए ऑफ लगा दिया, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगा दिया। लक्ष्य किस चीज का, चेंजिंग द सिस्टम, किसके लिए, ताकि
जो 21वीं सदी का भारत है उसकी आवश्यकताएं जो है वो पूरी की जा सके। ये एक सेंटेंस हमने बना लिया। एक और सेंटेंस देखिएगा, यहां क्या था, इन अ फेडरल सिस्टम। अब ये संघवाद का सिस्टम है, कोई भी शैक्षणिक सुधार तभी लागू कर सकते हो जब स्टेट्स का सपोर्ट हो, और केंद्र सरकार के पास फिलहाल एक बहुत बड़ा काम है कि स्टेट्स को राजी करना है, सहमत करना है एम्बिशियस प्लान्स को लेकर। तो ये आपका दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से और एक बार दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि हमें इसको ट्रांसलेट करना है, इस चीज को अपने शब्दों में लिखना है। देखो देखें, इन अ फेडरल सिस्टम, संघवाद वाले सिस्टम में किसी भी शैक्षणिक सुधार की इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कैसे? राज्यों के सहयोग से, और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा काम है कि वो अपनी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन पर सहमति बनाए। अब मैं इसको ऐसे बना सकता हूं क्या, देखिए मैं इसको यूं कहूं, एज स्टेट्स सपोर्ट इज indispensable in a federal system। यहां जो आपको दे रखा है इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिससे आप बच ही नहीं सकते हो, अत्यावश्यक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि राज्यों का सपोर्ट फेडरल सिस्टम में अत्यावश्यक होता है। तो यहां पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है फिलहाल, तो द सेंटर will have to make the states agree on, जो भी इसके टास्क हैं, ऑन इट्स एम्बिशियस प्लान्स, ऐसा बना सकते हैं। तो ये बात देखो वह कन्वे वही कर रहा है, लेकिन हमने दूसरे शब्दों में इसको लिख लिया है। तो यही आर्ट आपको सीखनी है भी, स्टेट का सपोर्ट जो है, स्टेट्स जो कि राज्य बहुत सारे हैं इसलिए, और अपोस्ट्रोफी लास्ट में आता है। जब भी आप प्लूरल नाउन लेते हैं लास्ट में अगर एस और ये जुड़ा हुआ था तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगाने का तरीका है कि एस के बाद लगाएं। तो राज्यों का समर्थन जो है बहुत अत्यावश्यक है, किस में? फेडरल सिस्टम में। तो इसको लेते हुए केंद्र सरकार को यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई, जॉइंट टास्क है, इसका मतलब मजबूरी हो गई, ये बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, अंडर कंपल्सन करना पड़ेगा। यहां पे राज्यों को अग्री करवाना पड़ेगा, किस बात को लेकर? अपने एम्बिशियस जो प्लान्स है, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन चीजों को लेकर यहां पे अग्री करवाना पड़ेगा। तो यह आर्ट आपको सीखनी है, ठीक है। आप किसी भी एक पैराग्राफ का, जैसे मैंने एक फर्स्ट स्लाइड का 2 सेंटेंसेस को लेकर मैंने आपको बताया है, आप किसी भी एक सेंटेंस को लेकर अपने शब्दों में लिखकर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका, डेफिनेटली बूस्ट होगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक देखिए हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट, ओके। सेकंड देखिए, द पॉलिसी इंटर आलिया। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, अन्य चीजों के बीच, ठीक है। क्या मतलब है? अन्य चीजों के बीच। तो पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी का लक्ष्य, एम का मतलब है लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? टू एलिमिनेट, हटाने का। क्या हटाने का? प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को हटाने का। एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना है, गेट रीड ऑफ है। प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं हैं, किसकी समस्याएं? और पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र कह सकते हो, ठीक है। आप जो मेथड या प्रैक्टिस, जो भी आप प्रोसीजर यूज करते हो पढ़ाने के लिए, उसको पेडागोजी कहा जाता है। तो पॉलिसी इन और चीजों के बीच, अमंग अदर थिंग्स, इसका लक्ष्य क्या है? प्रॉब्लम्स को हटाना। प्रॉब्लम्स किसकी है? शिक्षा शास्त्र की प्रॉब्लम्स है। स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज, साथ में समस्या किसकी है? स्ट्रक्चरल का मतलब ढांचागत, ढांचागत का मतलब सिस्टम के आधार पर हम बात कर रहे हैं, है ना, समथिंग बेस्ड ऑन सिस्टम। इनइक्विटीज का मतलब असमानताएं, इनइक्वालिटीज लिख सकते हैं आप। स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है, फिर बता रहा हूं कि एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये देखो एल एंडिंग है, कम्युनल, हार्मोनल, ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल, ठीक है। ये सब एडजेक्टिव है। इनइक्विटीज का मतलब इनइक्वालिटीज है, असमानताएं,
तो कह रहा है कि समस्याएं कौन कौन सी हैं। समस्याएं जो पेडागोजी की हैं, एक तो स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज यहां पे दे रखा है, ढांचागत या सिस्टम की असमानताएं, एक्सेस एसिमेट्रीज, एक्सेस का मतलब कहीं चीज किसी चीज तक पहुंचने का जरिया, पहुंचने का तरीका, तो जो एक्सेस करने में क्या कह सकते हो, असम्मिति है, एसिमेट्रीज का मतलब भी वही है, असमानताएं हैं। साथ में क्या है, रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, ये आपको एडजेक्टिव का काम करेगा, अनियंत्रित, और कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है, आप कह सकते हो व्यवसायीकरण। किसी चीज को आपने पैसा कमाने के उद्देश्य से जोड़ दिया तो उसे कहेंगे कमर्शियलाइजेशन। तो रैम्पेंट का मतलब अनियंत्रित, और ये हो गया वित्त कमाने के उद्देश्य से किया गया परिवर्तन, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, वाणिज्यकरण, व्यवसायीकरण। तो समझिएगा यहां तक क्या कहना चाह रहे हैं। यहां तक की बात यह है कि ये जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो और सब चीजों के बीच में और अनेकों चीजें हैं, उनके बीच जो शिक्षा नीति है उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य यह है कि जो शिक्षा शास्त्र में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाया जाए, स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज को हटाया जाए, जो ढांचागत या सिस्टम की जो असमानता है उनको हटाया जाए, जो उस शिक्षा को प्राप्त करने में असम्मिताएं कह सकते हो या फिर कहें कि असमानताएं आती हैं उनको हटाया जाए, और अनियंत्रित जो व्यवसायीकरण है उसको हटाया जाए। बात समझ में आ गई। तो इसका लक्ष्य बताया है, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि भाई इसके लक्ष्य, जो द एम्स ऑफ दिस न्यू पॉलिसी आर करके और लगा सकते हैं आप। तो कौन कौन से एम हो गए, एक तो एलिमिनेट करना प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोजी को, पेडागोजी की समस्याओं को एलिमिनेट करना, जो सिस्टम की असमानता है उसको एलिमिनेट करना, जो एक्सेस करने में एसिमेट्रीज हैं उनको एलिमिनेट करना, और जो लगातार या अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे वाणिज्यकरण है, व्यवसायीकरण है, उसको एलिमिनेट करना। लिख सकते हैं आराम से। आगे देखो, द एनईपी 2020 इज द फर्स्ट ऑमनीबस पॉलिसी। ऑमनीबस का मतलब है जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ शामिल होती है, एक प्रकार से मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एनईपी 2020 जो है वो पहली ऑमनीबस पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल है, इसलिए ऑमनीबस कहा। तो ये पहली, अब देखो फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, द का प्रयोग हमने कर दिया। तो एनईपी 2020 जो है वो पहली ऑमनीबस पॉलिसी है आफ्टर द वन इश्यूड इन 1986। किसके बाद, 1986 में एक लागू की गई थी। ये वन जो है वो शिक्षा नीति के लिए है, एक शिक्षा नीति जो इश्यू की गई थी 1986 में, उसके बाद अपने आप में पहली ऑमनीबस पॉलिसी है। एंड इट हैज टू कंटेंड विद का मतलब जूझना कह सकते हो, संघर्ष करना कह सकते हो, और इट हैज टू कंटेंड विद मल्टीपल क्राइसिस इन द सिस्टम, और इसको यहां पे संघर्ष करना है। मल्टीपल का मतलब अनगिनत, क्राइसिस जो है वो क्राइसिस का सिनोनिम है, सॉरी प्लूरल है, क्राइसिस का प्लूरल हमने बनाया तो क्या बना, क्राइसिस। तो ये वो फॉरेन वर्ड्स के हिस्सा हैं जिसमें आई को हम चेंज कर देते हैं ई में, ठीक है। ऐसे ही एक्सिस भी होता है, AXIS, AXES कर देते हैं उसको भी। एनालिसिस भी होता है तो एनालिसिस कर देते हैं, आई को ई में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। कंटेंट विद का मतलब ग्रैपल विद कह सकते हो, है ना, डील विद कह सकते हो, टैकल विद कह सकते हो, ये सब कर सकते हो। संघर्ष करना है इसका मतलब कुल मिला के आप यूं कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि इट हैज टू कंटेंट विद, मतलब ये इट किसके लिए आ रहा है, एनईपी 2020 के लिए। तो इस शिक्षा नीति को यहां संघर्ष करना है इस सिस्टम के अनगिनत जो क्राइसिस हैं, अनगिनत जो संकट हैं उनसे। इट इज नो सीक्रेट, इसमें कोई रहस्य नहीं है, ठीक है। ये नो वाला फंक्शन मैंने बताया था, नोट वाली बात भी बताई थी कि नाउन से पहले आप नो लगा सकते हो बशर्ते उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। अगर आर्टिकल लग जाता है इससे पहले तो फिर हम नो का प्रयोग नहीं करते, नोट लगाते, ठीक है। तो इट इज नो सीक्रेट, इसमें कोई रहस्य नहीं है, दैट प्राइमरी स्कूल्स की जो प्राथमिक विद्यालय हैं रिकॉर्ड शॉकिंगली पुअर लिटरेसी, वो रिकॉर्ड करते हैं। प्राइमरी स्कूल सब्जेक्ट बन गया भाई, इट की वर्ब तो ये आ गई और प्राइमरी स्कूल्स की वर्ब ये आ गई कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो रिकॉर्ड करते हैं किसी को शॉकिंगली पुअर लिटरेसी। पुअर का मतलब बहुत ही खराब, है ना, एबिजमली लो यू कैन से, बहुत ही कम। लिटरेसी मतलब साक्षरता, एंड न्यूमरेसी का मतलब अंकों का ज्ञान। लिटरेसी में तो क्या होता है, अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, और यहां पे किसका ज्ञान होता है, न्यूमरेसी में अंकों का ज्ञान। ये मैथमेटिक्स से संबंधित कह सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्राइमरी, इसमें कोई रहस्य नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय बहुत ही ज्यादा, मतलब कहें कि खराब स्तर की साक्षरता, खराब स्तर के अंकों का ज्ञान जो है, उनके जो परिणाम हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। आउटकम्स का परिणाम होता है। कल ही के सेशन में आप जाके देखिएगा, मैंने आउटकम के सिनोनिम्स बताए हैं। ड्रॉप आउट लेवल्स,
ड्रॉप आउट का मतलब है कि आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन बीच में स्कूल को छोड़ना पड़ा, उसे कहते हैं ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट लेवल्स का मतलब स्कूल छोड़ने का जो स्तर है इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स, किस में, मिडिल स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आर सिग्निफिकेंट वो बहुत ज्यादा है। सिग्निफिकेंट का ज्यादा भी होता है, मतलब कंसिडरेबल के अर्थ में आ रहा है। क्या मैं सिग्निफिकेंट को कंसिडरेबल लिख सकता हूं? तो जो बच्चे बहुत दिनों से देख रहे हैं उनको पता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। सिग्निफिकेंट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? कंसिडरेबल से। बात एक ही है, बहुत ज्यादा के अर्थ में आ रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम है जनरली फेल्ड, और जो उच्च शिक्षा तंत्र जो है वो सामान्यतया असफल रहा है टू मीट, मतलब पूरा करने में, क्या? द एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन का मतलब क्या है? एम, एम्बिशन, इंक्लिनेशन, ऑब्जेक्टिव। प्रवृत्ति को बोलते हैं आप, महत्वाकांक्षा को बोलते हैं, ठीक है, आपका जो उद्देश्य है उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि उच्च शिक्षा सिस्टम जो है वो सामान्यतः असफल रहा है किस चीज़ में? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में। फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब अनेकों होता है, डिसिप्लिनरी का मतलब जिसमें एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हों, ठीक है। तो अनेकों सब्जेक्ट्स के साथ चलने वाले प्रोग्राम्स के लिए ये असफल रहा है। तो इस स्लाइड में हमने क्या बात करी है? इसमें हमने रैम्पेंट का मीनिंग जाना है, एस्पिरेशन का मीनिंग जाना है, हमने जाना है यहाँ पे कि नो का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, लेकिन इफ अ नाउन इज प्रिसीडेड बाय एनी आर्टिकल देन वी कैन यूज नॉट इंस्टीड ऑफ नो, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपने देखा सब्जेक्ट था द पॉलिसी, इसकी वर्ब थी एम्स। एम के साथ में हम एट भी लगाते हैं, एम में एट लगाते हैं तो सीधा आईएनजी लग जाता है, अदरवाइज टू लगाते हैं तो V0 लग जाता है। दोनों वैसे एक ही है, लक्ष्य होना ही इसका मतलब होता है। तो यहां तक की बात में ये समझ में आया कि भी इस पॉलिसी का लक्ष्य ये है कि जो शिक्षा देने में, शिक्षण में, है ना, शिक्षा शास्त्र में कह सकते हो, पढ़ाने के जो मेथड्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाया जाए, जो भी सिस्टम के अंदर असमानताएं हैं उनको हटाया जाए, शिक्षा को प्राप्त करने में जो भी असमानताएं हैं उनको हटाया जाए, साथ ही लगातार बढ़ रहे व्यवसायीकरण को हटाया जाए। और ये 1986 में एक नीति आई थी, उसके बाद की पहली ऐसी नीति है जो कि ओमनिबस पॉलिसी है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ शामिल किया गया है और इसको यहाँ सिस्टम के अंदर बहुत सारे संकट हैं उससे जूझना है, ठीक है, उससे यहाँ पे लड़ना है, संघर्ष करना है। इस बात में कोई रहस्य नहीं है, इस बात को छुपी हुई नहीं है कि प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वहाँ पे देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरेसी जो है रेट है और जो न्यूमरेसी रेट है वो बहुत ही कम है। और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जो ड्रॉप आउट का स्तर है, बच्चे जो स्कूल छोड़ जाते हैं बीच में, बहुत ज़्यादा है। और जो उच्च शिक्षा का सिस्टम है वो भी मतलब एक्चुअल जनरली फेल हुआ है। किस चीज़ में? उन लक्ष्यों की प्राप्ति में। वो लक्ष्य जो कि ऐसे प्रोग्राम से संबंधित है जहाँ पर बहुत सारी सब्जेक्ट्स एक साथ में चलते हैं, ये उच्च शिक्षा के लिए है। आगे समझ में? आगे देखिए, इन स्ट्रक्चरल टर्म्स the NEP's measures to introduce early childhood education from age 3 offer school board examinations twice a year to help improve performance, move away from the rote learning, raise mathematical skills for everyone, shift to a 4-year undergraduate college degree system and create a higher education commission of India represent major changes। कुछ चेंजेज इसमें किए गए हैं, वो चेंजेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हैं। इन स्ट्रक्चरल टर्म्स का मतलब कहें कि अगर आप ढांचागत स्तर पे बात करें, स्ट्रक्चरल का मतलब सिस्टम के स्तर पे कह दीजिए, जिस चीज़ से बनी हुई है उसको कह दीजिए। तो स्ट्रक्चरल संदर्भ में अगर बात करें तो NEP's मेजर्स, NEP ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके मेजर्स का मतलब स्टेप्स, इसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कदम उठाए गए हैं NEP's में, ये स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3। इसमें एक बात तो ये की गई है कि 3 साल की आयु से ही शिक्षा को स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, 3 साल की आयु से ही शिक्षा को स्टार्ट कर दिया जाए। अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन में, शुरुआत में ही शिक्षा देना स्टार्ट करें 3 साल की एज से ही। ऑफर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर, और बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 1 साल में कितनी बार करवाया जाए? 2 बार। किसके लिए? टू हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये हेल्प वाला फंक्शन याद रखना, हेल्प अपने साथ में 2 तरह की चीजें ले सकता है, या तो आप सीधा V0 लगा सकते हैं या +2 + V0 लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है।
और किसके लिए, ताकि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाया जा सके। मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, रोट लर्निंग का मतलब ऐसी शिक्षा जो रटने पर आधारित है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग रटने पर ही आधारित हैं। एक्चुअल में हमने जो पढ़ा है आज तक या फिर जो पढ़ रहे हैं हम रटते हैं। मैं खासकर इंग्लिश की बात करूं, वोकैबुलरी है तो हम रटने का प्रयास करते हैं, हम उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके एप्लीकेशन के संदर्भ में नहीं जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। दूसरी बात क्या है, इसका लक्ष्य ही बताया गया है, इसमें जो स्टेप्स हैं, जो मेजर्स चले हैं इसने, वो ये हैं कि रटने वाली शिक्षा से दूर किया जाए, मूव अवे, दूर चला जाए इससे। रेज मैथमेटिकल स्किल, रेज के बाद में हमेशा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइज के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। याद रखना, राइज अपने आप बढ़ना होता है, रेज का बढ़ाना होता है। तो मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं, जो गणितीय कह सकते हो स्किल्स हैं, उसको बढ़ाया जाए फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। शिफ्ट टू, शिफ्ट का मतलब बदलाव, बदलाव किस चीज का, टू अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री। ये बदलाव जहां शब्द आता है ना, अमेंडमेंट आ गया, चेंज आ गया, शिफ्ट आ गया, और बदलाव किस में किया है तो वहां पे टू लगाते हैं, याद रखना। तो शिफ्ट टू अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम, एक यहां पे बदलाव किया गया है कि कॉलेज डिग्री सिस्टम पहले 3 साल का था, 10+2+3 हुआ करता था, अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, 4 साल का कर दिया। एंड क्रिएट ए हायर एजुकेशन कमीशन, और एक बात इसमें यह की गई है कि हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाए, उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाए भारत का, रिप्रेजेंट मेजर चेंजेस। ये सब चीजें जो हैं ये मुख्य बदलावों को दर्शाता है। बात समझ में आ गई, थोड़ा दोबारा पढ़ देता हूं। देखो, तो स्ट्रक्चरल टर्म्स में अगर बात करें कि आपने इस सिस्टम को, इस एजुकेशन पॉलिसी को किस किन चीजों से निर्मित किया है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें डाले हैं आपने, तो उसमें कहा गया है कि एनईपीज के जो मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, किस चीज के लिए स्टेप्स हैं, इस मेजर्स जो हैं कि एक तो इसने कहा कि 3 साल की आयु से ही शिक्षा दी जाए बच्चे को। दूसरा इसमें कहा कि 1 साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम करवाया जाए ताकि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए। तीसरा कहा कि रटने वाली शिक्षा को हटाकर हम समझने वाली शिक्षा की ओर बढ़ें। एक कहा कि मैथमेटिकल स्किल्स को इंप्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए हर एक के लिए। एक कहा कि कॉलेज में डिग्री कार्यक्रम जो है वो 4 साल का कर दिया जाए, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण किया जाए। तो ये सब चीज़ें, ये मेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं मेजर चेंजेस, ये मुख्य बदलाव हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो आने वाले हैं। तो हेल्प के साथ याद रखना V0 2+V दोनों आ सकते हैं। एक ये वाला ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि YEAR को हम लोग ईयर पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि सर यहाँ पे N लगाना चाहिए, लेकिन ये ईयर पढ़ते हैं, ये आता है, इस कारण से ये A लगता है इससे पहले। इसके बाद देखिए, प्रोग्रेस ऑन दीज crucially depends on the will to spend the promised 6% of GDP as public expenditure on education. Progress on these मतलब इन चीज़ों पर जो क्या है, प्रोग्रेस है, प्रगति है। क्रूशियली, महत्वपूर्ण तरीके से। डिपेंड्स ऑन, कल का सेशन देखिए, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, तो और बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने कि डिपेंड के साथ ऑन लगेगा, तो हिंज में ऑन लगेगा, बैंक में ऑन लगेगा, रिलाई में लगेगा, रेस्ट में लगेगा, ये सब चीज़ें कल बात करी। इसीलिए मैं कहता हूँ रिविजन करो, रिविजन करोगे तो चीज़ें बहुत आसान आपको लगेंगी। तो प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली, तो इन चीज़ों पर जो प्रोग्रेस है वो मतलब डिपेंड करती है किस चीज़ पर, द विल का मतलब इच्छा। यहां पे विल का मतलब इच्छा है, कैसे पता लगा, क्योंकि देखो विल से पहले दे लग रखा है। अब दे किसी शब्द से पहले लगता है, इसका मतलब वो नाउन है, और नाउन है तो इसका मतलब इच्छा है, अदरवाइज ये हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। तो जो इच्छा है, टू स्पेंड द प्रॉमिस्ड, जिसका वादा किया था, 6% ऑफ जीडीपी, जो आपने वादा किया था कि जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर खर्च होगा, ये आपकी इच्छा जो है उसी पर डिपेंड करता है कि क्या वास्तव में वादा आपने किया वो खर्च कर पाओगे, उसी पे प्रोग्रेस डिपेंड है। फिर कह रहा है एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में, है ना, जो खर्चा आप करते हो उस रूप में, ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर। तो कह रहा है कि ये जो चीजें सोची है ना आपने, उन चीजों पर प्रोग्रेस तभी होगी जब आपने जो वादा किया था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे, और उसकी इच्छा आप दर्शाओगे तभी तो होगा, अगर पैसा नहीं खर्च करोगे तो नहीं होगा। द पॉलिसी ऑल्सो सेज दैट वेर एवर पॉसिबल, और ये जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति की बात कर रहा है, ये यहां पे ये भी कहती है दैट वेर एवर पॉसिबल, कि जहां कहीं भी संभव हो, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स अंटिल एटलीस्ट क्लास 5। तो ये कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने का जो मीडियम है, माध्यम है स्कूल्स में, अंटिल एटलीस्ट क्लास 5, कब तक, क्लास 5वीं तक, बट प्रेफरेबली अंटिल क्लास 8, लेकिन प्राथमिक रूप से कहें तो क्लास 8 तक
ठीक है। तो क्लास 5वीं तक तो कम से कम, और ये भी प्राथमिकता दी जाएगी क्लास 8 तक चलने दो, विल बी द होम लैंग्वेज। तो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज कौन सी होगी? होम लैंग्वेज। मतलब आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं उस क्षेत्र की भाषा आपकी मातृभाषा और मदर टंग कह सकते हो, और रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा एक ही बात है, ठीक है। उसमें आप शिक्षा ले सकते हैं। अंग्रेजी की यहां बाध्यता खत्म कर दी गई है, कहने का मतलब ये है। तो कहना क्या चाह रहा है कि भी प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द विल टू स्पेंड द प्रॉमिस 6% ऑफ जीडीपी पब्लिक एजुकेशन। ये समझ में आई गया कि भाई प्रोग्रेस जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है, किस बात पर डिपेंड करती है कि इच्छा पर डिपेंड करती है कि जो आपने वादा किया था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होगा, उस इच्छा पर डिपेंड करती है। पॉलिसी ये भी कहती है, ऑल्सो का प्रयोग हमने देखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब बाद में, अदरवाइज आप सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगाएं या फिर मतलब मेन वर्ब से पहले लगाएं, वही बात है। तो पॉलिसी जो है वो ये भी कहती है कि जहां कहीं भी संभव हो मतलब कहीं तो संभव ही ना हो, इंग्लिश ही पढ़ाना पड़े बात अलग है, बाकी जहां कहीं भी संभव हो, जो स्कूल्स में पढ़ाने का जो मीडियम है वो क्लास 8 तक, और ये कहें कि प्राथमिक रूप से प्रेफरेबली मतलब ये पसंद ज़्यादा किया जाएगा, इसको प्राथमिकता अधिक दी जाएगी क्लास 8वीं तक एंड बियॉन्ड और उससे आगे, ठीक है। वो आप कौन सी भाषा में दें, वो होम लैंग्वेज में या मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में, आप क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएं बच्चों को, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज अ लॉन्ग हेल्ड व्यू। लॉन्ग हेल्ड व्यू का मतलब काफी लंबे समय से ये विचार था, काफी लंबे समय से ये विचार अपनाया हुआ था। लॉन्ग हेल्ड का मतलब काफी लंबे समय से आपने होल्ड किया हुआ था ये व्यू। एंड हैज इट्स मेरिट्स, तो ये जो विचार है ये काफी लंबे समय से मतलब इन्होंने अपना रखा था, और इसके खुद के कुछ गुण हैं। मेरिट का मतलब गुण, और डीमेरिट कर दूंगा, डीई लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा अवगुण। ऑल्दो इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री वेयर मोबिलिटी इज हाई, तो कह रहे यद्यपि लार्ज बहुत बड़ा देश है हमारा, एंड डाइवर्स मतलब विभिन्नताएं बहुत है देश के अंदर, वेयर मोबिलिटी इज हाई जहां मोबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, मतलब कोई व्यक्ति यहां से वहां से यहां आता जाता रहता है, ये मोबिलिटी है, गतिशीलता। मोबिलिटी को देखकर इज आ रहा है, ये दिस को देखकर इज है, ये मोबिलिटी को देखकर इज है। द स्टूडेंट शुड हैव द ऑप्शन, तो स्टूडेंट के पास यहां पे ऑप्शन होना चाहिए। लेखक के विचार हैं कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होना चाहिए किसका? टू स्टडी इन द लैंग्वेज, उस भाषा में अध्ययन करने का, दैट इनेबल्स अ ट्रांसफर नेशनली, जिससे ताकि अगर कभी हस्तांतरण करना पड़े, ताकि ट्रांसफर कभी अगर हो तो वो आसानी से अडॉप्ट कर सकते। ऐसा जैसे मान लीजिए राजस्थान में पढ़ रहा है, आपके अकॉर्डिंग राजस्थानी में पढ़ा दीजिए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हिंदी में पढ़ा दीजिए। कहीं कर्नाटका जाना पड़ गया तो फिर वहाँ हिंदी नहीं चलेगा, वहाँ कन्नड़ चलेगी, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी चीज़ आप लेकर आइए, ऐसी भाषा की आप प्राथमिकता दीजिए, ताकि कहाँ अगर चूँकि बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स कंट्री है, यहाँ मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, लोग यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, उनके बच्चों को पीछे पीछे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी अगर वही भाषा आप पढ़ाएंगे जो वहाँ पे चल रही है, तो कैसे फिर बच्चा तालमेल बैठा पाएगा उन बच्चों के साथ में जो पहले से पढ़ रहे थे। इसलिए लेखक ने कहा कि इंग्लिश हैज परफॉर्म्ड दैट रोल ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स, तो ऐतिहासिक फैक्टर्स के कारण, ऐतिहासिक फैक्टर्स का मतलब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, वो अलग अलग जगह पे रहे, और अंग्रेजी एक्चुअल में आज सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी है भारत के अंदर, और अंग्रेजी एक ऑल्टरनेटिव भी है। हम अगर और कोई भाषा नहीं जानते तो इंग्लिश में काम चला सकते हैं। तो इंग्लिश ने ये रोल जो है परफॉर्म किया है हिस्टोरिकल फैक्टर्स के कारण, ऐतिहासिक कारणों के कारण। समझ में आ गई बात? तो यहाँ इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये बात कर रहा है पिछले वाले स्लाइड से संबंधित। पिछले वाले स्लाइड में कहा कि होम लैंग्वेज की बात की, क्षेत्रीय भाषा की बात की, मदर टंग की बात की, कि 5वीं तक 8वीं तक या उसके बाद भी टीचिंग की जो लैंग्वेज है वो हिंदी चलने दो या आपकी क्षेत्रीय भाषा में चलने दो, इंग्लिश की कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि भाई आपने ये बहुत समय से पहले सोच रखा था ऐसा करने वाले हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये ऐसा देश है जहाँ विविधताएं हैं, जहाँ पे आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं। तो फिर वहाँ पे अगर आपने इस तरह से चलाया तो काम नहीं चलने वाला। कैसे बच्चा अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा उस माहौल के? इंग्लिश ने ये रोल अदा किया था। इंग्लिश के तो ठीक है, अडेप्टेबिलिटी थी, काफ़ी समय से चल रहा है, और ऐतिहासिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि इंग्लिश को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन अब नया जो कार्यक्रम आपने चलाया है उस हिसाब से तो बैठेगा नहीं सिस्टम। इसके बाद देखिए, देयर आर सम गुड elements of to the NEP 2020 that will generate little friction and need only adequate resourcing. there से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, some good elements को देखकर आर है। some good elements मतलब कुछ अच्छे तत्व हैं, कुछ अच्छे यहाँ पे कह सकते हो कंपोनेंट्स हैं to the NEP 2020। तो NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेखक का कहना यह है कि राष्ट्रीय नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है। दैट विल जनरेट लिटिल फ्रिक्शन, लिटिल लग गया मतलब नहीं है, मैं लिटिल को कहूँ कि आप नोट पढ़ा करो, ऐसा है ही नहीं, ठीक है।
तो इस ये जनरेट करेगी नो फ्रिक्शन, मतलब इसलिए कोई भी फ्रिक्शन जनरेट, फ्रिक्शन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कोई विवाद पैदा नहीं करेगी, कोई असहमति पैदा नहीं करेगी। तो देखो फ्रिक्शन का कॉन्फ्लिक्ट है, डिसहार्मनी है, स्ट्राइफ है, एनिमोसिटी है, तो कोई विवाद नहीं भड़काएगी। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जिन पर विवाद होना ही नहीं है, कोई विवाद नहीं होगा। एंड नीड ओनली एडिक्वेट रिसोर्सिंग, और ऐसी जो ये एलिमेंट्स है इनको जरूरत है, ये देखो नीड आ रहा है, क्या जरूरत है, केवल पर्याप्त रूप से इनको रिसोर्सिंग मिले, बढ़िया फंड मिले, बस सही चलेगा वो, है ना, एडिक्वेट का पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ। फिर देखो प्रोविजन ऑफ एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट, प्रोविजन का मतलब प्रावधान, जो भी आपने नियम बनाए हैं, किस चीज का नियम, कि ऊर्जा से भरपूर एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट मिले, बच्चे को ऐसा नाश्ता में से ऊर्जा से भरपूर उनको कर दे। इन एडिशन टू द न्यूट्रिशियस मिड डे मील, इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, किसके अलावा, न्यूट्रिशियस मतलब पोषक, मिड डे मील तो मिलता ही था, पता है आपको, सुनते आए हैं आप लोग, तो पोषक भोजन मिलता था, पोषित भोजन मिलता था, स्क्वायर फूड मिलता था इनको, मिड डे मील, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट का प्रावधान, टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव बेटर लर्निंग आउटकम्स, बच्चों को किसके लिए, कि बच्चों को यहाँ पे सहायता करे, किसके लिए, अब देखो हेल्प के साथ फिर से V0 है, कि बच्चे प्राप्त कर सकें बेटर लर्निंग आउटकम्स, और अधिक अच्छे सीखने के परिणाम उनके सामने आ सकें, इज वन, ये उनमें से एक है। तो ये कह रहा है ना लेखक कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो अच्छी चीज़ों में एक चीज़ क्या है कि आपने एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट की बात की है, मिड डे मील की बात तो आप करते ही आ रहे थे, उसके अलावा ये बात की है ताकि आप चाहते हैं कि बच्चे के लर्निंग आउटकम्स जो हैं, सीखने वाले परिणाम जो हैं बेहतर आएँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये इज वन, ये आ रहा है इज इसके लिए। क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स टू हेल्प सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन परस्यू एजुकेशन इज अनदर। फिर देखो क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड, इंक्लूजन फंड का निर्माण, क्रिएशन निर्माण हो गया, इंक्लूजन फंड का मतलब कुछ ऐसा आपने कोष, समावेशित कोष, इसको हिंदी में कह सकते हैं, वैसे इंग्लिश में समझ लीजिए ऐसा कैसा, कि इंक्लूजन फंड्स का जो क्रिएशन है, किसके लिए, टू हेल्प सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। डिसएडवांटेज्ड का मतलब जो समाज का वो तबका जिसको कोई लाभ की स्थिति नहीं है, जो कि कहें शोषित एक हिस्सा है, जिसको कहें कि समाज में ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिलती है, उनको विशेषाधिकार नहीं है, प्रेरोगेटिव्स नहीं है, प्रिविलेज्ड नहीं है, उसको डिसएडवांटेज्ड बोलेंगे। तो कह रहा है कि इंक्लूसिव फंड्स का, इंक्लूजन फंड्स का निर्माण किसके लिए, ताकि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अभागे बच्चे हैं, या फिर कहें कि वो पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनकी सहायता करने के लिए। परस्यू एजुकेशन इज अनदर, बच्चे किसके लिए, ताकि उनको शिक्षा मिल सके। परस्यू का मतलब किसी चीज को फॉलो करना, जैसे आप लोग कहते हो कई बार कि ही इज परस्यूइंग एमए, इसका मतलब वो एमए की डिग्री ले रहा है, एमए की डिग्री के लिए पढ़ रहा है, ऐसा ही है, परस्यू का मतलब फॉलो करना है। तो कह रहा है दूसरा क्या बताया काम इसने, लेखक ने कहा ना बहुत अच्छे अच्छे काम किए, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि सरकार ने यहाँ पे एनईपी के अंदर इंक्लूजन फंड्स बनाए हैं, इंक्लूजन फंड्स का निर्माण किया है। इससे क्या होगा, तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो डिसएडवांटेज बच्चे होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, परस्यू कर पाएंगे, हेल्प करेगा किसमें, परस्यू करने में। फिर से V0 आ रहा है, ठीक है, एजुकेशन लेने में इज अनदर, ये दूसरा काम है, ठीक है। आगे देखो, वेयर द पॉलिसी फेल्स टू शो रिगर, रिगर का मतलब स्ट्रिक्टनेस, सख्ती। अब कह रहा लेखक कि कहाँ ये जो नीति है ये मतलब असफल रहती है, स्ट्रिक्टनेस दर्शाने में सख्ती कहाँ नहीं बरती गई है, वो कौन सी चीज़ है जहाँ पर ये फेल हुई है, वो है हाउएवर इज ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, वो है कि आप शिक्षा को एक्सेस करने का मतलब हर व्यक्ति प्राप्त कर पाए शिक्षा, इसका यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिकरण, कि हर जगह पे हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, इसका जो एक चीज़ है ना यहाँ पे असफल रही है। बोथ इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, दोनों जगह पे, स्कूल में भी और उच्च शिक्षा में भी, कॉलेज वगैरह के अंदर भी, बोथ के साथ में याद रखना एंड आता है, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, नीड्स स्पेसिफिक मेजर्स टू सक्सीड, इसमें जरूरत है विशेष कदमों की, विशेष स्टेप्स की, टू सक्सीड, सफल होने के लिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन में भी जरूरत है विशेष कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि सफलता मिले। तो ये बात इसमें की गई है, दो बातें इसमें की गई थी कि ये बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के, लेखक के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और ये लेखक के अकॉर्डिंग सार्वभौमिकरण नहीं कर पाए अब शिक्षा की प्राप्ति के लिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट करवाया है। नेक्स्ट देखिए, मोर ओवर, इससे भी अधिक, फी रेगुलेशंस एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ, अब भी, इवन नाउ अब भी, फी रेगुलेशन, फीस को रेगुलेट करना, कि कैसे फीस, मतलब सरकार का नियंत्रण है, सरकार डिसाइड करती है किस प्रकार से फीस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो फी रेगुलेशन जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है, रेगुलेशंस प्लूरल है, इस कारण से एग्जिस्ट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो कह रहा है कि अभी भी कुछ स्टेट्स के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर फी रेगुलेशन जो है एग्जिस्ट करते हैं, बट द रेगुलेटरी प्रोसेस इज अनेबल टू रेन इन, रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना,
ऋण इनका कंट्रोल करना, होल्ड करना, लिमिट करना, चेक करना, रेस्ट्रिक्ट करना, कर्व करना, रिस्ट्रेन करना, नियंत्रित करना कह सकते हो। तो कह रहा है कि लेकिन जो रेगुलेटरी प्रोसेस है, जो मतलब है फीस को रेगुलेट करने का तरीका है, ठीक है, फी रेगुलेशन तो है लेकिन रेगुलेट करने का तरीका जो है वो अभी भी असक्षम है ना, अनेबल है, वो कर नहीं पा रहा है। क्या? प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी को बोलते हैं। आप गलत तरीकों से पैसा कमाते हो, आप ज़्यादा किसी से चार्ज करते हो, आप किसी को डिफ्रॉड करते हो। आप किसी को एक वर्ड पढ़ा था हमने, फ्लीस, अगर याद आ रहा हो तो आपको, FLEECE। फ्लीस का मतलब होता है प्रॉफिटियरिंग, फ्लीस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक चार्ज करना। तो ये रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो सक्षम नहीं है किस चीज़ में? मुनाफाखोरी को रोकने में, इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड डोनेशन। और मुनाफाखोरी किस रूप में होती है? ये उस रूप में होती है कि जहां स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह डोनेशन मांगती है और डोनेशन का कोई हिसाब किताब नहीं होता, अनअकाउंटेड कोई हिसाब किताब नहीं होता डोनेशंस का, इस रूप में मुनाफाखोरी चलती है। इसको रोकने में ये जो सिस्टम है ये काम नहीं कर पाता। तो यहां कह रहा है कि अभी भी ठीक है, सरकार का नियंत्रण है, फी रेगुलेट करती है सरकार, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये मतलब सक्षम नहीं है उन चीजों पर रोक लगाने के लिए जहां मुनाफाखोरी होती है, और वो किस रूप में होती है? डोनेशन के रूप में। द आइडिया ऑफ ए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एज एन एपेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू बी रिजेंटेड बाय स्टेट्स। रिजेंट का मतलब नाराजगी जाहिर करना, ठीक है, रिजेंट का मतलब लिख लो, डिसलाइक करना, ऑब्जेक्ट टू, ग्रज, बी एंग्री अबाउट। तो क्या कहना चाह रहे हैं? द आइडिया ऑफ ए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये जो विचार है ना, किसका? इसका, इस परिषद का, ठीक है, इसका जो विचार है किस रूप में? एज ये एक एन एपेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सर्वोच्च नियंत्रक संगठन है, यही नियंत्रण करता है सब पर। इसके एक विचार है, क्या? ये विचार जो है इज बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब निश्चित है, ऐसा होगा ही। अगर कहीं लिखते हो इज बाउंड टू, इसका मतलब निश्चित है, सर्टेन टू हैपन है। तो निश्चित ही इसका विरोध होगा किसके द्वारा? स्टेट्स के द्वारा, राज्यों के द्वारा। कहा था ना फेडरल सिस्टम में राज्यों का सपोर्ट चाहिए, तो यहां राज्य जो है रिजेंट करेंगे, यहां पे नाराजगी जाहिर करेंगे। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से अ नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट अभिरुचि जांच होती है, ठीक है, तो इसी प्रकार से एक जो नेशनल बॉडी है किसके लिए? जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करती है, एक राष्ट्रीय निकाय, राष्ट्रीय संगठन जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करता है, वुड हैव टू कन्विंस, उनको भी यहां पे कन्विंस करना पड़ेगा, मतलब राजी करना पड़ेगा, द स्टेट्स, राज्यों को, ऑफ इट्स मेरिट्स, इसके गुणों के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई इसके ये गुण हैं, इस प्रकार से हम करना चाहते हैं, राज्यों को एग्री करवाना पड़ेगा इस चीज पर। अमंग द मैनी इंपेरेटिव, अब देखो वुड हैव टू दे रखा है ना, वो इसलिए दे रखा है कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के रूप में कल्पना कर रहा है लेखक कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करना पड़ेगा, इस प्रकार की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दे रखा है। अमंग द मैनी इंपेरेटिव्स, इंपेरेटिव्स मतलब अनिवार्यताएं, जो बहुत ही जरूरी है, अत्यावश्यक चीजें हैं। तो देखो ऑल इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, इसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बाकी सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके बीच द डेडलाइन टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025, एक डेडलाइन डिसाइड की गई है कि हम 2025 तक क्या कर लेंगे? पूर्ण शिक्षा, साक्षरता और पूर्ण न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का मतलब यहां पे हो गया अंकों का ज्ञान, तो पूर्ण न्यूमरेसी और पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेंगे। शुड बी ए टॉप प्रायोरिटी एज ए गोल, ये एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, किस रूप में? एक लक्ष्य के रूप में। दैट विल क्रूशियली डिटरमिन प्रोग्रेस एट हायर लेवल्स, जो कि महत्वपूर्ण तरीके से निर्धारित करेगी, डिटरमिन का निर्धारित करना, प्रोग्रेस, प्रगति को, एट हायर लेवल्स, उच्च स्तर तक। समझ गए? तो कह रहा है कि बहुत सारे अनिवार्यताएं हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन उसके बीच सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि डेडलाइन जो डिसाइड की गई है 2025 तक की, कि उस समय तक सभी को शिक्षा मिलेगी, सभी साक्षर हो जाएंगे और सभी को अंकों का ज्ञान होगा। ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एक लक्ष्य के रूप में, जो कि प्रोग्रेस आपकी बताएगी कि हायर लेवल पे आपने प्रोग्रेस कहाँ तक की है, डिटरमिन करेगी उस चीज़ को। तो ये आपका एडिटोरियल था। अब बात करते हैं रिवीजन की। रिजेंट, रिजेंट का मैंने बताया ग्रज, नाराजगी जाहिर करना, अभी देखा था हमने। दूसरा था कंसेंसस, इसका मतलब हो जाएगा अग्रीमेंट, डी सहमति, जो शुरुआती स्लाइड में ही था। रैम्पेंट का अनकंट्रोल्ड होता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ई। रैम्पेंट का अनकंट्रोल्ड, जो कमर्शियलाइजेशन के लिए आया था ना, रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन। फिर है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो क्या? फ्रिक्शन से मतलब हो गया एक प्रकार से विवाद या फिर कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट, तो ए कर दोगे। और फिर 5 नंबर पे इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव के लिए एसेंशियल कर दोगे, महत्वपूर्ण या आवश्यक, ठीक है, ये कर दोगे। तो ये आज आपका एडिटोरियल मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो ट्रांसलेशन है ये सब मैंने आज इंक्लूड नहीं किए हैं, तो वो तो आपको मंडे को मिलेंगे। तो मंडे को शाम 5 बजे मुलाकात होगी। आप ज़रूर से इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और रिवीजन करते रहिए ताकि आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीख सकें। जो भी सीखते हैं उसको कमेंट में जाकर बता दीजिए कि हमने ये सीखा है। मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, टाइम का अभाव है, लेकिन
जब भी देखेंगे बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के खुद का विकास हो रहा है, खुद के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी। आप भी अपने आप को अपडेट करते हैं, तो मैं चेक करता हूँ, नहीं करता हूँ, देखता हूँ, नहीं देखता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो कमेंट करते जाइए और इस तरीके से आप अपना रिवीजन कर पाएंगे और जब भी दूसरे लोग आपको देखेंगे, अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू ऑन मंडे एट sharp 5 o'clock. टिल देन, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।